नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत। सितंबर में रिटेल महंगाई दर 2.07% से घटकर 1.54% पर आई। जून 2017 के निचले स्तर पर पहुंची। सोने चांदी में फिर तेजी जोरदार। सोना 1.25 लाख के करीब। यूएस में चांदी रिकॉर्ड हाई पर। अमेरिका चीन के बीच बढ़ते तनाव और यूएस में लगातार शटडाउन की वजह से बढ़े भाव। एचसीएल टेक ने पेश किए दूसरी तिमाही में अच्छे नतीजे। कांस्टेंट करेंसी में आय 2.4% बढ़ी। मार्जिन में 1% का सुधार। Q2 में $2.5 बिलियन की नई डील साइन की। खराब ग्लोबल संकेतों के बावजूद बाजार में रिकवरी। बाजार निचले स्तर से सुधरकर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे से सुधरे। कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों में खरीदारी। एफएमसीजी, आईटी, पीएससी शेयरों पर दबाव। एचएएल से जुड़ी बड़ी एक्सक्लूसिव खबर। 17 अक्टूबर को पहले लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A की पहली उड़ान। नासिक प्लांट से होगा रोल आउट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे मौजूद। हमास ने रिहा किए 20 इजरायली बंधक। इधर ट्रंप को मिला इजरायल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। हमास और इजरायल के बीच सीज फायर लागू होने के बीच ट्रंप ने किया इजरायली संसद को संबोधित। बिहार में एनडीए की सीटें फाइनल, लेकिन महागठबंधन में अभी भी पेच फंसा। कांग्रेस आरजेडी में सीटों को लेकर मंथन जारी। इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार का ऐलान। जोएल मोकिर, फिलिप आदिवन और पीटर हॉविट को मिला इकोनॉमिक्स का नोबेल। आर्थिक विकास की नई व्याख्या के लिए मिला पुरस्कार। और सबसे पहले बात बिहार चुनाव की। बिहार में चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और एनडीए ने अपनी सीट शेयरिंग फाइनल कर ली है। बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास को 29 सीटों पर चुनाव लड़ना है। दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी भी सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार हमसे जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बताइए क्या चल रहा है बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर? अब बहुत समय भी नहीं बचा है। हाँ, बिल्कुल बहुत समय नहीं है और नामांकन की प्रक्रिया भी अब शुरू हो चुकी है। और यदि हम बात कर लें एनडीए की, तो एनडीए में जो सीट शेयरिंग है वो तो पूरा हो गया है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा इसका खाका तैयार हो गया, लेकिन अभी तक उम्मीदवारों की जो सूची बनती है वो नहीं बन पाई है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर के कहीं न कहीं जिच अभी बरकरार है। तो दूसरी ओर यदि हम महागठबंधन की बात कर लें तो महागठबंधन में अभी तक बातचीत फाइनल नहीं हुई है। यहाँ तक कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा यह भी तय नहीं हुआ है। और दूसरी ओर महागठबंधन के जो घटक दल हैं, लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट अपने उम्मीदवारों को सिंबल भी बांटना शुरू कर दिया है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि महागठबंधन में अभी काफ़ी विवाद देखने को मिल रहा है। हालांकि दावा जरूर किया जा रहा है कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी पटना पहुंच गए, लेकिन तेजस्वी यादव अभी भी दिल्ली में है। संभावना इस बात की है कि राहुल गांधी और अन्य नेताओं से उनकी बातचीत हो सकती है। दूसरी ओर एनडीए में बैठकों का दौर इस वक्त लगातार चल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान बिहार में है और धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में जो बीजेपी के नेता हैं, उनके अलावा जो घटक दल के नेता हैं, उनसे बातचीत चल रही है। क्योंकि कई ऐसे सीट हैं जिन सीटों पर इस वक्त भी जिच बरकरार है। एक ही सीटों पर कई पार्टियों के द्वारा, जो घटक दल हैं एनडीए के 5 दल हैं, उनमें से कई दावेदारी की जा रही है और इसी को लेकर के अभी तक चीजें तय नहीं हो पाई हैं। सीट शेयरिंग तो हो गया, लेकिन किस सीट से कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगा इस पर पूरी तरीके से सहमति नहीं बनी है। और इसी को लेकर के बीजेपी और एनडीए में इस वक्त बैठकों का दौर जारी है। चिराग पासवान के पार्टी के भी नेता बिहार पटना पहुंच चुके हैं। संभावना इस बात की है कि एक साझा बैठक भी हो सकती है, या बीजेपी के नेताओं के साथ चिराग पासवान के पार्टी के नेताओं की बैठक हो सकती है, ताकि तमाम चीजें तय हो जाए
चूंकि अब समय बिल्कुल नहीं है और नामांकन की प्रक्रिया भी तमाम उम्मीदवारों को शुरू करनी है। हालांकि जदयू के द्वारा भी मुख्यमंत्री आवास से कई नेताओं को जदयू के जो उम्मीदवार थे उन्हें सिंबल दिया गया है। हालांकि बीजेपी में और बाकी घटक दलों में अभी सिंबल एनडीए में नहीं दिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र। बढ़ते हैं आगे। जीतन राम मांझी का कहना है कि वो कार्यकर्ताओं के असंतोष को दूर करेंगे और एनडीए की सरकार बिहार में फिर से बने, इसकी कोशिश करेंगे। हम 15 सीट की मांग की थी, लेकिन एनडीए के लोगों ने तजवीज़ किया कि 6 सीट ही दिया जाए। तो भी जो भी मिला है उससे हम संतुष्ट हैं। हमारे जाति का संस्कार है कि जहां हम रहते हैं ईमानदारी से रहते हैं। कमी भी होती है तो कमी में भी जीना सीखा है, अच्छा रहता है तो अच्छा में भी जीना सीखा है। इसलिए हमको कोई मलाल नहीं है। हम नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमको दिया है 6 सीट हम जीता करके लाने का प्रयास करेंगे। दुख या टीस जो आपने कल व्यक्त किया था ट्वीट में भी मांझी जी, और आज सुबह भी ये प्रतिक्रिया आई थी, क्या वह झलक रहा है? कोई दुख नहीं है। कहने को तो ठीक ही कहा जाता है जो हम लोग कल हमारे लोग कल कहा था, और बात सही है कि हमारे कार्यकर्ताओं में असंतोष है, होगा। लेकिन ये मेरा काम है, चूँकि मैं नेतृत्व में हूँ। हम अपने कार्यकर्ताओं के संतोष को दूर करने का काम करूँगा और एनडीए के लिए जो भी हो सकेगा हम काम करेंगे। और हमारी ज़रूर भरसक प्रयास ही होगा कि आगे के चुनाव में एनडीए की सरकार बिहार में बने। तो बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग तय हो चुकी है, लेकिन खटपट खत्म नहीं हुई। इधर महागठबंधन में अब जब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फिक्स नहीं हो पाया है। आवाज अड्डा में आज हम इसी पर कर रहे हैं चर्चा, तो जरूर जुड़िए। शाम 7:57 पर सीटों का बंटवारा, नफा नुकसान। और बिहार चुनाव से ठीक पहले लालू परिवार को जमीन के बदले नौकरी मामले में बड़ा झटका लगा है। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। इन लोगों पर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामले में आरोप लगे हैं। दोषी पाए जाने पर इनमें 1 से 7 साल की सजा हो सकती है। सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया है, इसलिए अब मुकदमा चलेगा। आपको बता दें कि मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। रांची और पुरी में आईआरसीटीसी के 2 होटलों को सुजाता होटल्स को लीज पर दिया गया था। आरोप है कि इस डील के बदले में लालू परिवार को करोड़ों की जमीन दी गई थी। इस मामले की जांच सीबीआई ने की है। कोर्ट के प्रति विश्वास जताते हुए लालू के बेटे और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि उन्हें पता था कि चुनाव से पहले ये होगा। बिहार के लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है। कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मज़ा ही कुछ और है। हम सब लोग, पूरी बात खत्म हो जाने दो, और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। लालू परिवार पर आरोप तय होने को लेकर बीजेपी ने महागठबंधन पर तंज कसा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि चार्ज फ्रेम में होने के बाद तेजस्वी यादव बिहार को बदलने चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने, और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। लालू प्रसाद के पूरे, अगर हम शासन को 3 वाक्यों में कहें, चारा खाना, अलकतरा पीना बिटुमिन, और सरकारी संपत्ति की बांटने में टेंडर में हेरा फेरी करना और जमीन प्राप्त करना, और चौथा, 3 नहीं 4, चौथा जमीन दो नौकरी लो। ये 4 मॉडल है, और इस मॉडल की एक विशेष बात यह है कि सारा बेनिफिट परिवार को ही आना चाहिए। महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत की खबर आई है। रिटेल महंगाई 8 साल के निचले स्तर पर आ गई है। सितंबर में रिटेल महंगाई दर
2.07% से घटकर 1.54% पर पहुंच गई है। इस दौरान खाद्य महंगाई माइनस 0.69% से घटकर माइनस 2.28% पर आ गई है। सब्जियों की महंगाई भी माइनस 15.92% से घटकर माइनस 21.38% दर्ज की गई है। फ्यूल, बिजली, कपड़ा, जूता, चप्पल की महंगाई भी घटी है। हालांकि हाउसिंग महंगाई 3.09% से बढ़कर 3.98% हो गई है। हालांकि कोर महंगाई सितंबर 2023 के बाद अपने ऊपरी स्तर पर है। सितंबर कोर महंगाई 4.1% से बढ़कर 4.5% दर्ज की गई है। HCL टेक ने दूसरी तिमाही में अच्छे नतीजे पेश किए हैं। कैसे हैं HCL टेक के नतीजे, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी आशीष वर्मा। बताएं आशीष जी, आपके हिसाब से कैसे हैं HCL टेक के नतीजे? मनोज जी, आपने बता ही दिया, बढ़िया है। अच्छा, क्यों बढ़िया है वो मैं बताता हूँ। आवाज का अनुमान था, हम एनालिस्ट लोग, फ्रेटर्निटी जो है, ब्रोकरेजेस, वो कांस्टेंट करेंसी में आए देखते हैं कि रुपए की फ्लक्चुएशन ना देखें और कांस्टेंट करेंसी में। तो एक्सपेक्टेशन थी 1.5% तिमाही दर तिमाही बढ़ेगा, उसके सामने 2.4% बढ़ा। और मनोज जी, जितने भी ब्रोकरेजेस के अनुमान थे उससे कहीं बेहतर है, तो सबको पॉजिटिवली सरप्राइज करा है आय के आंकड़े में। अच्छा, अच्छी बात यह है उसकी क्वालिटी भी बड़ी अच्छी लग रही है। यानी कि एक तो एक्सपेक्टेड था कि सर्विसेज का जो सेगमेंट है वो बढ़ेगा, तो 2.5% तिमाही दर तिमाही वो बढ़ा। डिजिटल से अच्छा परफॉर्मेंस है। कंपनी स्पेसिफिकली मेंशन कर रही है कि एडवांस्ड एआई से हमारे रेवेन्यूज $100 मिलियन के पार चले गए। हालांकि $100 मिलियन मतलब कुल आय का 3%, लेकिन क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स देख के अच्छा लग रहा है। दूसरा, इनकी कमेंट्री अच्छी है। वो कह रहे हैं हमारे एआई पावर्ड सॉल्यूशंस की डिमांड बहुत बढ़ रही है। हमें ओवरऑल डिमांड एनवायरनमेंट हालांकि Q1 से सिमिलर नजर आ रहा है, लेकिन अच्छी बुकिंग्स आगे देखने को मिलेंगी। बुकिंग से याद आया, इस क्वार्टर में मनोज जी $2.5 बिलियन से ज्यादा की नई डील्स बैक करी। ये पहली बार हुआ है एक क्वार्टर में इतना अच्छा आंकड़ा इन्होंने रिपोर्ट करा है। हालांकि कुछ ब्रोकरेजेस का अनुमान था क्योंकि उन्होंने कुछ बड़ी डील्स जीती थी। एक और अच्छी चीज, आय तो बढ़िया थी अच्छे मार्जिन के साथ, 100 बेसिस पॉइंट्स तकरीबन मार्जिन, यानी कि 1% तिमाही दर तिमाही बढ़े। एक्सपेक्टेशन थी कि 0.5% के आसपास बढ़ेंगे, तो अच्छी रेवेन्यू अच्छे मार्जिन के साथ। और एक डिसअपॉइंटमेंट है मेरे लिए बस कि पूरे साल की जो गाइडेंस है उसको छेड़ा नहीं इन्होंने, जबकि Q2 का इतना अच्छा परफॉर्मेंस था। तो या तो कंजर्वेटिव है या फिर आगे दिक्कतों को देखते हुए गाइडेंस नहीं बढ़ा रहे, बस वो एक क्वेश्चन मार्क है। वो जब मैनेजमेंट से चर्चा होगी तब क्लैरिटी आएगी। अदरवाइज नंबर्स के लिए और इंटरनल्स के लिए थम्स अप है मनोज। चलिए, तो आईटी में अच्छे अर्निंग्स आने शुरू हो गए। आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, फिलहाल अपडेट्स के लिए। बढ़ते हैं आगे। खराब ग्लोबल संकेतों के बावजूद आज बाजार में भी रिकवरी देखने को मिली। बाजार निचले स्तर से सुधरकर बंद हुए हैं। कैसा रहा आज का बाजार में कारोबार, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, हफ्ते की शुरुआत थोड़ी नरमी के साथ हुई, हालांकि डे लो से रिकवरी आई, लेकिन हाइस पर हम टिक नहीं पाए। इंडेक्स पर देखें तो सेंसेक्स लाल निशान में बंद हुआ, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप और निफ्टी बैंक के कंपैरेटिवली थोड़े से बेटर देखने को मिले। समझ लेते हैं कि मार्केट में तेजी आपको कहां से देखने को मिले। तो गेनर्स की बात की जाए तो निफ्टी में बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, बजाज ऑटो जैसे जो स्टॉक्स हैं इनमें आपको स्ट्रेंथ नजर आई। वहीं ड्रैग करने वाले स्टॉक जिनने बाजार पर दबाव बनाया तो इनकी लिस्ट में एफएमसीजी में से है, आईटी में इन्फोसिस है, विप्रो है और टाटा मोटर्स। ये भी स्टॉक अगर आप देखें तो थोड़ा सा नर्वस होते हुए नजर आया। ब्रॉडर मार्केट्स में सारे एएमसी स्टॉक्स में आपको तेजी देखने को मिली। बीएसई लिमिटेड खबरों के बीच टॉरेंट पार, यहां पर एक स्ट्रेंथ आपको नजर आई। वहीं गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो लंबी लिस्ट है, और ऐसे में कल्याण ज्वेलर्स, वोल्टास और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जैसे जो स्टॉक्स हैं यहां पर आपको हल्की गिरावट नजर आई। यानी कमजोर शुरुआत तो हुई लेकिन थोड़ी रिकवरी का ट्रेंड। इधर HAL के लिए भी बड़ी खबर है। 17 अक्टूबर को HAL की नासिक यूनिट से लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मार्क 1A की पहली फ्लाइट का रोल आउट होने जा रहा है। इस बड़ी खबर पर पूरी डिटेल के साथ लक्ष्मण रॉय हमसे जुड़ गए हैं। लक्ष्मण जी, बताएं ये बड़ी खबर। देखिए, दरअसल HAL के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जितने उसको लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मार्क 1A के ऑर्डर आ रहे हैं
उसकी सप्लाई करना और उस सप्लाई को समय पर दुरुस्त किया जा सके, इसके लिए कह सकते हैं कि बड़ी कामयाबी या फिर बड़ी सफलता एचएएल को लग रही है। वो है 17 तारीख को, जी हाँ, इसी 17 तारीख को एचएएल के नासिक प्लांट से एचएएल की तरफ से बनाया गया मार्क 1A जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, उसके पहले एयरक्राफ्ट जो है वहाँ पे रोल आउट होगा। वो नासिक प्लांट से निकलने वाला पहला एयरक्राफ्ट होगा और इससे पहले 2 प्रोडक्शन लाइन है एचएएल की जो बंगलुरु में है, जहां से अब तक एयरक्राफ्ट बनता था। लेकिन इस दोनों जो प्रोडक्शन लाइन है उसकी सालाना उत्पादन क्षमता महज 16 होती थी। लेकिन अब ये नासिक में प्रोडक्शन लाइन पर एचएएल ने करीब 150 करोड़ रुपए खर्च किया था। उसके तहत एचएएल का वो मार्क 1A लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का उत्पादन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अब वो पहला एयरक्राफ्ट निकल कर बाहर आएगा, तो इससे उत्पादन क्षमता 16 से बढ़ के 24 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एचएएल के पास जो भी ऑर्डर आ रहे हैं उस ऑर्डर के समय पे एचएएल सप्लाई कर सकेगी, उसको पूर्ति कर सकेगी। इसलिए ये बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है और इसलिए यहाँ पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद पहुंचेंगे 17 तारीख को, जब पहला एयरक्राफ्ट जो है वो रोल आउट होगा। चलिए, तो एक बड़ी अच्छी खबर है और एक और अच्छी खबर लक्ष्मण जी लेकर आए हैं कि रेयर अर्थ मैग्नेट की किल्लत से निपटने के लिए सरकार अलग अलग मोर्चे पर कई कदम उठा रही है। इसमें रेयर अर्थ मैग्नेट की प्रोसेसिंग के साथ 7300 करोड़ रुपए की इंसेंटिव स्कीम भी शामिल है। बताएं लक्ष्मण जी अपनी इस एक्सक्लूसिव खबर की डिटेल। देखिए, दरअसल सरकार रेयर अर्थ को लेके इन दिनों बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई है, क्योंकि जब से चीन ने इस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है तो अब सरकार 2 रणनीति बनाई है, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के तहत 2 कदम उठाए जा रहे हैं। पहला तो ये कि चीन के अलावा दूसरे देशों में जहां रेयर अर्थ मैग्नेट की प्रोसेसिंग हो सकती है वहां पे प्राइवेट कंपनियों को इसके लिए प्रोत्साहित कर रही है सरकार, और कई निजी कंपनियां जिनको ज़रूरत है रेयर अर्थ मैग्नेट की, वो चीन के अलावा दूसरे देशों में ऐसे विकल्प तलाश रहे हैं। दूसरा कि भारत में जितने भी रेयर अर्थ की ज़रूरत होती है उस रेयर अर्थ के लिए एक कह सकते हैं कि 2 महीने का जो ज़रूरत है वो स्टॉक रखा जाए। 2 महीने के लिए जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना रेयर अर्थ मैग्नेट का स्टॉक रखा जाए, ताकि अचानक से सप्लाई डिसरप्शन होता है, सप्लाई में रुकावट आती है तो इंडस्ट्री को दिक्कत ना हो, 2 महीने तक इंडस्ट्री घरेलू स्टॉक से काम चला सके। ये तो रहा शॉर्ट टर्म मेजर। अब सरकार लॉन्ग टर्म में क्या कर रही है कि रेयर अर्थ मैग्नेट की प्रोसेसिंग के लिए एक खास इंसेंटिव स्कीम लेकर आ रही है 7,350 करोड़ रुपए की। इसके तहत रेयर अर्थ मैग्नेट के प्रोसेसिंग में जो भी नई नई तकनीक लगनी है, जो भी नए नए इक्विपमेंट लगने हैं, उस पर सरकार कैपिटल इंसेंटिव देगी ताकि जल्दी से जल्दी उसका घरेलू उत्पादन शुरू हो सके। और 6 साल के लिए स्कीम होगी, जिसका तहत सरकार का लक्ष्य है कि 6,000 टन सालाना उत्पादन क्षमता बनाई जा सके, ताकि भविष्य में लॉन्ग टर्म में रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई को दुरुस्त किया जा सके, उसकी किल्लत ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी 2 एक्सक्लूसिव खबर बताने के लिए। और इसी के साथ यहाँ डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च सम्मान इजराइल प्राइज से नवाजा है। गाजा शांति समझौते के लिए इजराइल पहुंचे ट्रंप ने हमास के कब्जे से छूटे बंधकों के परिवारों से मुलाकात की और इजरायली संसद को संबोधित भी किया। इजराइल के बाद मिडिल ईस्ट पीस समिट में हिस्सा लेने ट्रंप मिस्र जाएंगे, जहां शर्म अल शेख में गाजा शांति समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। इस समिट में दुनिया भर के 27 देशों के नेता हिस्सा लेंगे। ट्रंप ने नेसेट को संबोधित करते हुए शांति समझौते को मिडिल ईस्ट के लिए एक नया सवेरा बताया। This is not only the end of a war, this is the end of an age of terror and death and the beginning of the age of faith and hope and of God. It's the start of a grand concord and lasting harmony for Israel and all the nations of what will soon be a truly magnificent region. I believe that so strongly. This is the historic dawn of a new Middle East. I want to express my gratitude to a man of exceptional courage and patriotism, whose partnership did so much to make this momentous day possible. You know who I'm talking about. There's only one, Prime Minister Benjamin Netanyahu. Bibi, please stand up. सोना लगातार रिकॉर्ड हाई बना रहा है। MCX पर सोना 1.25 लाख के करीब पहुंच चुका है। वहीं अमेरिका में चांदी भी रिकॉर्ड हाई पर है।
सोने चांदी में तेजी के पीछे क्या कारण है, पूरी डिटेल बता रही हैं मनीषा गुप्ता। जी, काफ़ी सारी वजहें हैं और हम लंबी लिस्ट लेकर यहाँ पर भी खड़े हैं। अगर आप जियोपॉलिटिकल टेंशन्स देखें तो वो बरकरार हैं। डॉलर इंडेक्स में इस साल 9% की गिरावट देखने को मिली है। साथ ही साथ जो टैरिफ्स की कंसर्न्स हैं, बाजार को लगता है कि क्या कुछ स्लो डाउन कंसर्न्स यहाँ पर हैं। इसके अलावा यूएस फेड में रेट कटौती की साइकिल शायद शुरू हो चुकी है। इस महीने भी एक और रेट कटौती हम आता हुआ देखेंगे। लेकिन बाजार की एज ऑफ नाउ बड़ी चिंताएं ये है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जो डेट है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। यूएस में ही 36-37 ट्रिलियन का डेट यहाँ पर है। साथ ही साथ जो यूएस गवर्नमेंट शटडाउन है वो तीसरे हफ्ते में अब यहाँ पर आ चुका है। तो कस्टम्स में भी यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ डिलेज बनते हुए नजर आए हैं। उसका बड़ा इंपैक्ट हमने चांदी पे आता हुआ देखा है। तो अगर आप यूएस और लंदन की चांदी के प्राइस देखें, वहां पर एक बहुत बड़ा अंतर है। अगर बैंक बोरोइंग की बात की जाए तो बोरोइंग प्राइसेस भी यहां पर बहुत ज़्यादा चढ़ चुके हैं। लिक्विडिटी की चिंताएं हैं, अवेलेबिलिटी चांदी की कमज़ोर होती हुई नजर आई है। इसलिए चांदी में ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिली, वो एक चीज़ है। लेकिन चांदी का जो प्रीमियम जो लोग यहाँ पर दे रहे हैं वो एक दूसरी हेडलाइन यहाँ पर बनी है। इंडियन मार्केट्स में सबको लग रहा था कि इतने ज़्यादा चांदी के प्राइसेस हैं, शायद लोग ना ही खरीदें। लेकिन करंट लेवल्स पे भी वो 8-10% का प्रीमियम देने के बावजूद भी लोग चांदी लेना चाहते हैं, क्योंकि अपने पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन में वो अब चांदी को जगह देना चाहते हैं। तो उसका भी एक बड़ा इंपैक्ट हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है। आपको याद दिला दें कि चांदी की जो भारत में खरीदारी होती है 95% अभी भी फिजिकल है। 4-5% जो है वो ETF के थ्रू है, डिजिटल चांदी लोग खरीदते हैं तो वो है। तो अभी भी जो फिजिकल का प्रीमियम है उसका असर हम यहाँ पर ETF एटसेट्रा में आता हुआ देख रहे हैं। चांदी ऑलरेडी यहाँ पर $50-51 प्रति आउंस पर कारोबार कर रही है, जो कि 1.5 लाख 1,60,000 जैसे लेवल्स इंडियन मार्केट्स में बन चुके हैं। बाजार को लगता है कि यहाँ से और तेज़ी चांदी आपको नियर टर्म में दिखा सकती है। उसके बाद शायद कुछ मुनाफा वसूली आएगी। जहाँ तक सोने की बात है, यहाँ पर भी एक नया ऑल टाइम हाई हमने बनता हुआ देखा है। अगेन जो ग्लोबल मार्केट्स में जो चिंताएं हैं और जो गवर्नमेंट शटडाउन है यूएस का, उसका सीधा इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आया है। और जैसे आप बात कर रहे थे यूएस और चाइना के बीच में जिस तरह की कॉन्वर्सेशन है, उसका भी एक सेफ हेवन बाइंग हमने सोने में आते हुए देखी है। लेकिन मार्केट्स को लगता है कि 4100, 4200 के आसपास अब सोना यहाँ पर थोड़ी सी रेजिस्टेंस आगे जाकर दिखा सकता है। अहमदाबाद के एक स्टार्टअप ने इस दिवाली एक अनोखा पंचगव्य गिफ्ट पैक लॉन्च किया है, जिसका मकसद सिर्फ पारंपरिक भाव नहीं बल्कि पर्यावरण और गाय की रक्षा का संदेश देना है। ये पैक आम लोगों और कॉर्पोरेट गिफ्ट बाजार दोनों के लिए उपलब्ध है। मेरे आसपास आकर्षक गिफ्ट पैक है, लेकिन उनके अंदर जो चीजें हैं वो उनसे भी खास है। क्या क्या इसके अंदर इस दिवाली पर गिफ्टिंग की जा रही है, आइए जानते हैं। बताइए इसकी क्या खूबी है और क्या क्या चीजें आप इसके अंदर डालते हैं। हम इसके अंदर डालते हैं पंचगव्य। पंचगव्य होता है गाय का गोबर, दूध, दही, घी और मूत्र। इन सबसे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो आपके सामने है। सबसे पहले हमारी जो अग्निहोत्र दिया है, ये आपको जो भी आपके हवन के बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, वो ऑन डेली बेसिस आप कैसे ले सकते हैं वो इस दिए से। फिर आ जाते हैं हमारे सामरानी कप्स पे ये और एयर प्योरीफायर केक्स पे, जो हमारे सराउंडिंग्स को क्लीन रखते हैं रेडिएशन, बैक्टीरिया, जर्म्स, कीटाणु, इन सब से। ये हमारे धूप स्टिक्स है, अरोमा थेरेपी स्टिक्स, आपको हेल्प करते हैं काम होने में, आप शांत होने में। और जो हमारी अगरबत्ती होती है उसका रिप्लेसमेंट है। हमारे वैदिक प्योरीफायर कोन्स है ये, जो आपको नाइट टाइम में जब आप सो रहे हैं उनको तब यूज़ कर सकते हैं बेटर स्लीप के लिए। और ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो है हमारा नंदी ज्योति दिया। दिवाली में जो आप मिट्टी के दिए से तेल मिट्टी से आप जलाते हैं 4 से 5 घंटे जो चलते हैं, वो सेम चीज़ इस दियो से हो सकती है। बट ये सस्टेनेबल है, बायोडिग्रेडेबल है। ये मछली के लिए खाना बन सकता है अगर आप इसको नदी में प्रवान करते हैं, या इसको गार्डन में आप प्रवान करते हैं तो ये फर्टिलाइजर का काम कर सकता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो आप देख रहे हैं आपके लिए तो बेनिफिशियल है ही, बट साथ साथ गायों के लिए। प्राइस क्या है? ये सब कंपेटिटिव प्राइसिंग ही है जो आप मार्केट में इसको यूज़ करेंगे। तो जैसे हमारे जो सामरानी कप्स है वो 249 के हैं, हमारे जो एयर प्योरीफायर केक्स है वो सब 249 के हैं। बिल्कुल, हाँ जी। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपको प्रकृति की सेवा करनी है तो इस तरह के प्रोडक्ट अगर हम दिवाली पर यूज़ करेंगे तो इससे गाय की भी सेवा हो जाएगी। केतन जोशी, अहमदाबाद। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।